करें यार, वेदांतु के उसमें वैसा ही है। चलो भाई, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शन पढ़ना है ना। अच्छी बात यह है कि अगला वीक आपका लास्ट वीक है ऑर्गेनिक का। दैट्स इट, ये सफर यहीं तक था। रिवीजन करवाएंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट कराएंगे या रिवीजन कराएंगे? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन चाहते हो तुम लोग? ठीक है, ठीक है भाई, तुम्हारा डिमांड सर आंखों पे है ना। हमने आपकी डिमांड को आगे पहुंचा देंगे, आगे से जैसा ऑर्डर आएगा हमें काम करना है। देखिए क्या होता है ना, हम है थोड़ा, आपको थोड़ी तारीफ कर लूं अपनी, हम है थोड़ा डिमांड वाले टीचर। तो हमारी डिमांड एक सेंटर पे नहीं है, कई सेंटर पे, राइट। तो ऑलरेडी मुझे 1 जनवरी को निकल जाना चाहिए था, पर 10 दिन आपको दे दिया है। तो ये देखो जरा, कह रहे हैं आप ही के लिए हम लोग आ रहे हैं, तो हम है ना। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत दूर से आए हो। हाँ तो हम भी तो बहुत दूर से आए, गुड़गांव से ही आए थे हम, हमारे से दूर से थोड़ी आए थे, हम तो 1400 किलोमीटर। हाँ तो आपको, हाँ एक सेकेंड, कहां तक हुआ था लास्ट क्लास में? हाइड्रोलिसिस हो गया था, PCl5 PCl3 हुआ था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओहो वेरी नाइस। लिखिए केमिकल रिएक्शन ही स्टार्ट करना है आपको। 9 रिएक्शन हो गए, केमिकल रिएक्शन, शांत, बोर्ड पे देखिए। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आज हम फिनिश करेंगे, और अमाइन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, 1-2 रिएक्शन अमाइन के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल वेडनेसडे बोला है मैडम, आज ट्यूसडे है जी, क्योंकि अमाइन खत्म होते ही स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? जी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो भाई नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला केमिकल रिएक्शन है आपके सामने, इज रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोग रिएक्शन कराएंगे एक्टिव मेटल के साथ, और ये कैसा रिएक्शन देगा आपको पहले ये पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन, इधर आप चार्ट बनाएंगे और इधर आप रिएक्शन लिखते चलेंगे। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC डबल बॉन्ड OOH, और उसकी रिएक्शन मान लो हमने एक्टिव मेटल यानी कि सोडियम, यानी कि मैग्नीशियम, यानी कि एल्युमिनियम, या मान लो NaOH, इसकी रिएक्शन हमने MgOH होल ट्वाइस, या इसकी रिएक्शन हमने AlOH होल थ्राइस, या इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं NaHCO3, या इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं Na2CO3। इतने सारे रिएक्शन हैं एक्टिव मेटल या बेस के साथ। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल एंड बेस, ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल एंड बेस के साथ ये सारे रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के। नोट डाउन करते रहिए साथ में, इसमें 8। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिड है, देख लो बोर्ड पे एक बार, ये एसिड का H क्या है? एसिडिक H है, और मेटल क्या होता है? बेसिक। सिमिलरली H एसिडिक बेसिक, एसिडिक बेसिक, तो क्या होगा? ये एसिडिक H को रिएक्शन कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन होके क्या वहां से H+ निकल गया?
H प्लस निकल गया। और जो H निकलता है क्या वो हाइड्रोजन गैस बन के निकलता है? तो जो H निकलता है वो हाइड्रोजन गैस बन के निकलता है। सिमिलरली Mg के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या यहां भी मेटल बेसिक है, और बेसिक है तो H2 गैस बन के निकलेगा। अगर मान लीजिए एल्युमिनियम ये भी तो बेसिक है, तो एसिडिक H जो है वो H2 गैस बना के निकलेगा। ध्यान रखिए, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो +2 आ रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए 2 मोल लेंगे। एल्युमिनियम +3 है तो 3 हाइड्रोजन चाहिए होगा। जब मैग्नीशियम है तो 2, जब वो है तो एल्युमिनियम है तो 3 मोल लगेगा, बस यही डिफरेंस है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो 1 H चाहिए, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है 2 H निकलेगा, और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है 3 H निकलेगा। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं बेस क्या करेगा। क्या बेस के पास OH माइनस है और हमारे पास H प्लस है, तो इस बार H2 ना निकल के क्या निकल जाएगा, H2O। सिमिलरली यहां पे 2 H है, तो अगर हम इसके 2 मोल ले लें तो क्या 2 मोल वाटर रिलीज हो जाएगा, तो इसके 2 मोल वाटर रिलीज हो जाएंगे। AlOH होल थ्राइस में 3 OH माइनस है, अगर मैं इसके 3 मोल ले लूं तो क्या 3 मोल वाटर रिलीज हो जाएगा। और सिमिलरली आपके पास यही बनेगा, जब H प्लस रिलीज हो जाएगा तो सोडियम में 1 मोल, इसमें 2 मोल और इसमें 3 मोल। सोडियम के केस में 1 मोल, उसमें 2 मोल, इसमें 3 मोल, बस जो साइड प्रोडक्ट है वो बदल रहा है। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये भी बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी बेस है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट क्या आपके सामने बनेगा, RC डबल बॉन्ड OO माइनस प्लस बनेगा H2O प्लस बनेगा CO2। सिमिलरली RC डबल बॉन्ड OO माइनस बाइकार्बोनेट रिलीजेस H2O एंड CO2 बोथ। बस यही है। एसिडिक H है, कोई भी बेस आए तो उसमें से H निकल जाएगा। अब H निकल के डिपेंड कर रहा है क्या बनेगा। अगर कुछ मेटल है तो H2, बेस है तो वाटर, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है, वाटर एज वेल एज CO2 दोनों बनेगा। सोडियम यहां पे O माइनस जो बन रहा है वो Na प्लस के साथ आएगा, या Na प्लस Mg+2 Al+3 Na प्लस Mg+2 Al+3 Na प्लस Na प्लस। सोडियम सॉल्ट बना रहा है, सोडियम सॉल्ट बना रहा है। भूकंप आई थी तो आप लोग जगे थे, पता ही नहीं चला। इसे कुंभकर्ण है यार सबके सब, सही में तो पता नहीं चला तुम्हें। मुझे लग रहा है तुम्हें दोस्तों ने सुबह बताया है या घर वालों ने फोन किया है। शांत शांत भाई साहब, सही में लिटरली तुम्हें पता नहीं चला। हाँ, हम तो जगे थे यार, मैं तो 6 बजे के आसपास जगता हूं, तो मेरी 1-2 बार वो भूकंप आया था आज। एक बार 6 बजे के आसपास, 6:10 के आसपास, और एक था 6:40 के आसपास, राइट। हाँ, वही 6:30 के आसपास। तो मेरी नींद खुलती है 6 बजे के आसपास एवरीडे। तो अब 6 बजे का मैं अलार्म लगा के ही सोता हूं, तो मैं 6:15 में नींद खुली। तो पहली बार तो मुझे भी नहीं पता चला था, फर्स्ट वाला तो मुझे भी पता नहीं चला, बट सेकंड वाले में मैंने क्या किया, मैं सुबह उठ के हीटर ऑन कर देता हूं ताकि रूम गर्म हो जाए तो जल्दी से उठा जा सके। तो मैं हीटर ऑन कर दिया था और नींद खुली हुई थी। अब मुझे लगा कि हीटर में आग वाग तो नहीं पकड़ लिया, हिल रहा है। मैं डर रहा हूं कि भाई करंट वरेंट ना चला जाए पूरे में, है ना। अब मैं घर वालों को फोन कर रहा था कि मेरा LIC का ये जमा है, निकाल लेना, है ना। मेरे मन में तो वही सबक चल रहे थे कि इंश्योरेंस का ये निकाल लेना तुम लोग, है ना। लेकिन फिर तो अगल बगल वाले जब निकल रहे थे, और मैं रहता हूं यहाँ 12वें फ्लोर पे, तो तो क्या हुआ, अब मैं सोचा कि अगर मैं कोशिश भी करूं नीचे उतरने की तो संभव होगा नहीं, पता लगे लिफ्ट में फंस गए, है ना। और मैं लोगों को देखा, कितने गधे लोग हैं पटना में। मतलब मेरे फ्लोर पे 4 लोग रहते, 4 फ्लैट्स हैं, 4 लोग रहते हैं, सब निकल के लिफ्ट दबा रहे हैं। हमने कहा यार तुम लिफ्ट क्यों जा रहे हो, तुम लिफ्ट में दब जाओगे, है ना। या 2 ही केस होता है, या तो आप छत पे जाओ, सो दैट आप गिरो भी तो बाहर की तरफ गिरोगे, जब बिल्डिंग गिरेगी तो बाहर गिरो, अंदर नहीं रहना चाहिए। आपको मैं अर्थक्वेक की एक चीज बता देता हूं कि जब भी आपके पास हो,
अगर नीचे के फ्लोर के नीचे हो तो नीचे निकलो और बिल्डिंग से दूर भागो, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग गिरेगी तो फिर आप पे ना गिरे, ठीक है। तो गांधी मैदान भाग जाओ अगर गांधी मैदान के पास हो तो, या कोई पार्क या कोई ओपन इलाके में कि कोई बिल्डिंग या तार वार इस तरह से चीजें ना गिरे। और दूसरी चीज, अगर आप मान लो टॉप फ्लोर पर रहते हो तो ऊपर भागो, सो दैट अगर आप बिल्डिंग गिरे तो आप बिल्डिंग के नीचे ना दबो, बाहर के साइड गिरो, है ना। तभी मैं टॉप रहता हूं। तो मैं सोच रहा था ऊपर भागूं, और यहां पे आज पता चला कि ऊपर वाला दरवाजा ही बंद कर रखा है इन्होंने। भागोगे कैसे? फिर मैं वापस आया, मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, सब ऊपर वाले के ऊपर है। मैं सारे व्हाट्सएप के आज डॉक्यूमेंट्स एक जगह किया, इमरजेंसी केस में भेजा जा सके, है ना। फिर पता चला कि भाई आज तो, फिर मैं टेबल देख के बैठा था, क्योंकि 2 बार जब हो गया था, मान लो 2 बार हो गया, तीसरे बार का मैं इंतजार कर रहा था कि अब तीसरा भी होगा। जनरली होता है ना, अर्थक्वेक 3-4 बार आता है, तो मैं 2 बार तो सह गया, तीसरी बार में डर लग रहा था कि अब आज तो समझ गया था कि आज क्लास तो नहीं होगी, है ना। मेरे दिमाग में सब चलने लगा था कि जाएंगे, सब चलने लगता है जब आपके सामने डर आए ना। मान लो आपके सामने अब यहां पे टाइगर लाके खड़े कर दो, आपके दिमाग में वो सब चीज चल जाएगा जो आज तक सोचा नहीं हो, ठीक है। कभी आप 10 फ्लोर से ऊपर रह के देखो, और तब आपका जब बिल्डिंग, और क्या होता है ना, जब आप नीचे रहते हो, सुनो सुनो शांत, जब आप नीचे रहते हो तो आपका बिल्डिंग कम हिलता है, जब आप ऊपर रहते हो तो वो पूरा ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। इट इज फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग की फिजिक्स है कि जब जितना टॉप पे जाओगे उतना ज्यादा वो झूले की तरह हिलता है ना। तो जितना नीचे फील हो रहा था लोगों को, उससे कई गुना ज्यादा ऊपर फील हो रहा था। मेरे लिए क्या अच्छा था भाई। नहीं नहीं, नहीं मैं तो टेबल देख लिया था, डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल के नीचे बैठने की तैयारी हो गई थी। भाई कुछ भी होगा, अगर मान लो छत वत गिर रहा है तो टेबल के नीचे बैठ जाओ। दिस इज सेफ्टी मेजर। आपकी स्कूल में सिखाया नहीं गया क्या, अर्थ को गए तो क्या करना चाहिए? चलो बोर्ड पे आओ। फिर मैंने न्यूज चैनल देखा 6 बजे, तो न्यूज चैनल पे बस यही चल रहा, बिहार का न्यूज खोला था तो वहां पे यही चल रहा है कि प्रशांत किशोर यहां बैठे हैं, है ना, बीपीएससी वालों को लाठी पड़ गई। हमने कहा यार यहां जान जा रही है। फिर गूगल पे डाला तो गूगल न्यूज ने बताया कि हाँ अर्थक्वेक है। कई बार होता है ना, सुबह 6 बजे नींद खुली, अब मुझे लग रहा है सपना है, या मुझे कई सारे डाउट आने लगते हैं ना आपको मन में। आप लोग किसके, प्रशांत किशोर से बोले जाके पढ़ो। कितना सही बोला उन्होंने। क्या? नहीं कुछ नहीं होता, तुम बोर्ड पे पढ़ो। नहीं भाई, हमको ना अपने हड्डियों से बड़े प्यार है। पता लगा टूट उड़ गया, पुलिस आई। एक्टिविस्ट मत बचिए। हाँ शादी भी नहीं हुआ अभी तो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग बायो के स्टूडेंट हो, तुम लोग को तो ये शोभा नहीं देता। चलो भाई, ये हो गया। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन लिखो। कल मैं बोल भी रहा था भूकंप के बारे में, यस। तो कितना मेरा प्रिडिक्शन सच होता है, अगर मैं किसी को बोल दूं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब मैं अपना तुम्हारे लिए बोल के ये प्रिडिक्शन अपना गलत तो नहीं करूंगा, है ना। बोर्ड पे आओ। चलो भाई, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SO2 SO2Cl2 एंड SOCl2। यहां पे SOCl2 SO2Cl2, ये दोनों आपको अभी रिएक्शन कराना है। मान लो PCl5 की रिएक्शन कराएंगे, आप कर चुके हैं, दोबारा आप खुद बताएंगे मुझे। अगर PCl3 से कराएं तो क्या होगा, और SOCl2 से कराएं, SO2Cl2 से कराएं तो क्या होगा। एक एक करके हमें सबका रिएक्शन लिखना है। आइए, PCl5 में मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के लेफ्ट में Cl, ऑक्सीजन के राइट में Cl, और जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा। तो देखो, ऑक्सीजन के राइट में Cl डाल रहे हैं तो क्या HCl बनेगा?
ऑक्सीजन के लेफ्ट में Cl डाल रहे हैं तो क्या RCOCl बनेगा, और ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या POCl3 बनता था, POCl3 बनता था। सिमिलरली PCl3 में भी क्या सिमिलर रिएक्शन ही होता है, RCOCl प्लस यहां पे हाइड्रोलिसिस होके H3PO3 बनता है। PCl5 में POCl3 बनता है, यहां पे H3PO3 बनता है। SO2Cl2 या SOCl2 यहां भी सेम होगा, ये भी Cl और Cl ही ऐड करता है, तो यहां पे बन जाएगा SO2 गैस। ऑक्सीजन के लेफ्ट में Cl, ऑक्सीजन के राइट में Cl, और जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा, SO2 गैस। सिमिलरली यहां पे ऑक्सीजन के लेफ्ट में Cl, ऑक्सीजन के राइट में Cl, और आपके सामने निकल जाएगा ऑक्सीजन यहां से, तो SO3 बन जाएगा यहां पे। पहले वाले में SO2, दूसरे वाले में SO3। कौन? H3PO3 हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, वो एलिमिनेट नहीं करता है। याद रखना पड़ेगा। हो गया, लिखिए एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। थर्ड इज एनहाइड, ये आप लिखो पहले डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर और उसके आगे लिखो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर और आगे ब्रैकेट में लिखोगे एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड पता है ना, दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है, एनहाइड्राइड बनाता है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, एनहाइड्राइड बनाएगा। कैसे बनाएगा, बोर्ड पे देख लीजिए। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया RC डबल बॉन्ड O OH, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया RC डबल बॉन्ड O OH। यहां से वाटर रिलीज कराना है, और वाटर रिलीज कराने के लिए हमने कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपके ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है। बताइए जरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने पढ़ रखा है, कॉन्क H2SO4 एंड याद करो तो P4O10, P2O5 या P4O10 जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन में कॉन्क H3PO4 भी पढ़ा है, Al2O3 हीट भी पढ़ा है, ठीक है। यहां पे हम कॉन्क कोई एक लिख देते हैं, कॉन्क H2SO4 लिख दिया, या P2O5 लिख दिया, या Al2O3 लिखा हो, या कॉन्क H3PO लिखो, कुछ भी। क्या डिहाइड्रेशन करेगा? डिहाइड्रेशन कैसे कर रहा है, बोर्ड पे देखिए, कहीं से भी H कहीं से भी OH रिलीज करा दीजिए, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो आपके सामने जो बना, अब जब आप लिखोगे, जो बचा हुआ है जैसे ही आप लिखोगे वो एनहाइड्राइड ही बचा हुआ है। कोई भी दो एसिड से वाटर रिलीज कराओगे तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो एनहाइड्राइड लिखा हुआ है। तो दिस इज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन प्रोसेस, वाटर रिलीज होता है, एनहाइड्राइड बनता है। एक क्वेश्चन करिए इस पर। ऊपर वाला हो गया है। क्वेश्चन ये है, मान लो आपके पास बेंजीन और आपके सामने ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है, प्लस मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH लिया गया है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके सामने अगर आप कॉन्क H2SO4 डालो या फिर P2O5 डाल दो, या P2O5 को ही डाइमर बना के P4O10 लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके सामने वाटर रिलीज होगा। वाटर रिलीज कैसे होगा, OH और H निकलेगा। तो आपके सामने OH और H निकाल दीजिए और एनहाइड्राइड बना दीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3, नहीं सॉरी, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3।
एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वाटर रिलीज कराना है और बाकी को जोड़ दो। कोई भी वाटर आप रिलीज, किसी से भी एच किसी से भी OH आप रिलीज करा सकते हो, आपकी मर्जी है। वाटर रिलीज कराओ और बाकी बचा है उन दोनों को जोड़ दो, एनहाइड्राइड बन जाता है। फोर्थ रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आइए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात करते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या हमने आपको अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा दिया है? और इसके आगे लिख देंगे खुशी खुशी से PPCH। वो अल्कोहल के लिए नहीं था, अल्कोहल प्लस एसिड एस्टर बन रहा था, तो अल्कोहल का भी था एसिड का भी था। मैंने आपको पढ़ाया था कोई भी अल्कोहल एसिड या उसके डेरिवेटिव किसी से भी रिएक्शन करे, हाँ तो वाटर रिलीज हो जाता है वहां से। अल्कोहल से OR आता है, एसिड से कार्बोनिल आता था और एस्टर का फॉर्मेशन होता था। अल्कोहल से OR और कार्बोक्सिलिक या उसके डेरिवेटिव से कार्बोनिल। एस्टरिफिकेशन के बाद रिएक्शन विथ अमोनिया। एस्टरिफिकेशन के बाद रिएक्शन विथ अमोनिया करेंगे, पांचवा रिएक्शन, सिंपलेस्ट रिएक्शन एवर। C डबल बॉन्ड O OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से कराओ। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जब भी अमोनिया की या उसका कोई रिएक्शन हो, नाइट्रोजन का कभी भी रिएक्शन कराना है, एलिमिनेशन होगा। वाटर हो सकता है, HCl हो सकता है, CO2 हो सकता है, कोई ना कोई छोटा मोलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहां पे देखो कौन सा मोलिक्यूल एलिमिनेट होगा, सब लोग देखिए बोर्ड पे। अमोनिया या नाइट्रोजन का कभी भी रिएक्शन आ जाए, अगला चैप्टर हम इसी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजन का दुनिया का कोई भी रिएक्शन आ जाए, आपको स्मॉल मोलिक्यूल एलिमिनेट करना है, प्रोडक्ट अपने आप आएगा। ये ट्रिक है, स्मॉल मोलिक्यूल निकाल दो। यहां से कौन सा मोलिक्यूल निकलता हुआ दिख रहा है? क्या यहां से H और OH आसानी से निकलता हुआ दिख रहा है? भाई वाटर निकाल दो, कई जगह HCl निकलेगा। मान लो यहां पे कोई Cl का प्रोडक्ट होता तो HCl निकल जाता, समझ रहे हो? तो यहां पे क्या होगा, OH और यहां से क्या निकलेगा, H। क्या रिलीज हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया। अब जो बचा है उसको लिख दो, क्या अमाइड बन रहा है और रिलीज क्या हुआ है, वाटर। अगर आपको याद हो तो कल हमने यही तो पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड से क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया? देखिए कल ही हमने किया था ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड, जितने भी हाइड्रोलिसिस थे सबसे एसिड बन रहा था। तो ये अपना ट्रिक की तरह दिमाग में रख लो कि कभी भी नाइट्रोजन का कोई रिएक्शन हो, हमेशा एलिमिनेट करना है, हमेशा आपको छोटा सा मोलिक्यूल वहां से निकाल देना है। तो देखो क्या होगा यहां बोर्ड पे नेक्स्ट। मान लो आपने RCOCl का रिएक्शन अब अमोनिया से कराई, क्या बनेगा, क्या अब HCl निकलेगा? बिल्कुल। अब एलिमिनेट होगा यहां से Cl, यहां से H, एंड प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, अमाइड, और एलिमिनेट हो गया HCl। मान लीजिए आपकी रिएक्शन, ये रिएक्शन मैं करा रहा हूं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला आ जाएगा COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या है, ये दिस इज थैलिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दिस इज व्हाट, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड को जब आप हीट करते हो, हीट नहीं, चलो थैलिक एसिड को सबसे पहले कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करो या फिर P2O5 से रिएक्शन करो, बताओ क्या होगा। अभी अभी देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर रिलीज हो जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ा था ना अभी। चलो तो यहां से OH, यहां से H निकालोगे, वाटर रिलीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O, यहां पे C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन। ये तो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन वाला रिएक्शन हो गया, ठीक है, पुराना रिएक्शन है। व्हाट इफ मैं इसकी रिएक्शन 2 मोल अमोनिया से करा दूं, COOH COOH, इसकी रिएक्शन में 2 मोल अमोनिया से करा रहा हूं। सब लोग प्रोडक्ट बताओ, सब लोग प्रोडक्ट बताओ। क्या 2 मोल अमाइड बन जाएगा? भाई ऊपर अमाइड नीचे अमाइड, 2 मोल वाटर रिलीज हो गया इसमें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब भी अमोनिया के रिएक्शन करा रहे हैं तो 2 मोल अमाइड, यहां पे 1 मोल अमाइड बन रहा है, यहां पे 1 मोल अमाइड बन रहा है, और आपके सामने 2 मोल वाटर रिलीज हो जाएगा। ये बन गया आपके सामने। मैंने बोला है जब भी नाइट्रोजन का कंपोनेंट बने तो क्या एलिमिनेट होगा हमेशा। यहां से आप देखोगे तो 2 मोल वाटर तो एलिमिनेट हुआ ही है, थोड़ा सा और हीट करोगे अमोनिया भी एलिमिनेट हो सकता है। देखो 2 मोल वाटर तो एलिमिनेट हो ही गया, यहां से साइड में 2 मोल वाटर पड़ा होगा रिएक्शन के अंदर। क्या अगर थोड़ा सा और हीट कर दूं, अगर मैं थोड़ा और हीट कर दूं तो देखो NH2 यहां से, H यहां से, क्या अमाइड एमोनिया निकल सकता है? तो जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है उसको आप रिलीज करा देते हो। तो देखो क्या बनेगा, दिस इज योर COONH एंड दिस इज योर COONH। ये जो बना है दिस इज योर थैलीमाइड, अभी इसका आगे यूज करेंगे। ये जो बना है दिस इज योर थैलिक एसिड से बना हुआ अमाइड, दैट इज थैलीमाइड। गैब्रियल में यूज करेंगे। हां, कोई रिलीज नहीं होगा, प्राइमरी अमीन बनता है। कैसे बनता है अभी आ रहा हूं। हाँ, लास्ट वाला देखिए बोर्ड पे। आपके पास 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लिया है तो हमें 2 मोल अमोनिया लेना पड़ेगा ताकि वो एलिमिनेट हो पाए 2 मोल वाटर। तो यहां पे भी 2 मोल वाटर, यहां पे भी 2 मोल वाटर रिलीज हो गया, ऊपर अमाइड नीचे अमाइड बन गया। लेकिन मैंने बोला जब भी नाइट्रोजन का कोई रिएक्शन है तो जितना पॉसिबल एलिमिनेशन है सब कराओ। तो वाटर के अलावा क्या अमोनिया भी एक प्रोडक्ट निकल सकता है? तो NH2 और H यहां से निकल सकता है। तो ऊपर से NH2 नीचे से H निकालोगे, क्या बचेगा? NH। और वाटर भी निकला था और अमोनिया भी एलिमिनेट हुआ, तो दिस इज योर थैलीमाइड। जितना पॉसिबल एलिमिनेशन है सब कराइए, जरूरी नहीं कि केवल वाटर पे एलिमिनेट करा के रुक जाओ। वाटर के अलावा और भी एलिमिनेशन है तो करा दो। तो वाटर के अलावा अमोनिया एलिमिनेशन है, करा दिया NH2। ऊपर से NH2 नीचे से H निकाल लो, अमोनिया रिलीज हो जाएगा। हाँ, तुम लोग खेल लो यहीं पे। क्या खेल रहे हो तुम लोग? इन्होंने पता क्या किया, एक चिट पे कुछ तो लिख के दिया, ये पढ़ लो। चलो भाई, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, हम अपना काम करेंगे, है ना। लड़कियों को किस नहीं समझा सकते भाई जिंदगी में। तुम अभी छोटे हो इसलिए बोल पा रहे हो, मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे सामने बोल दिया और यही आदत मेरी घर में रही तो दिक्कत हो सकता है। हाँ, पहले में जहां भी एलिमिनेशन होगा हर जगह हीट होगा। एलिमिनेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय हीट, कहीं भी, यहां हो, हर जगह हीट है। एलिमिनेशन कहीं भी है, हीट होगा। नेक्स्ट, अमोनिया के बाद कौन सा रिएक्शन है फिर आपके पास? रिडक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन। रिडक्शन रिएक्शन, आपने कॉल्बे श्मिट रिएक्शन पढ़ा है? कॉल्बे श्मिट रिएक्शन जिसमें हमने सैलिसाइलिक एसिड बनाया था। आज हम लोग श्मिट रिएक्शन पढ़ेंगे और दोनों अलग अलग है।
कॉल्बे श्मिट अलग है, श्मिट अलग है। रिडक्शन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, श्मिट पढ़ेंगे। उसके बाद हुन्स डाइकर भी पढ़ा आपने, हुन्स डाइकर भी पढ़ेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने पढ़ा है HVZ, पढ़ा है, सुना है, HVZ रिएक्शन। फिर 11वां में आपके पास नाइट्रेशन पढ़ना है एंड हैलोजिनेशन पढ़ना है। बस इतना ही है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कुछ नहीं है। 8 बोले थे, अब 11 हो गया, क्या करें, बढ़ गया कुछ रिएक्शन। हाँ, ये वाला थैलिक एसिड, कॉमन नेम इज थैलिक एसिड। इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो दिस इज थैलिक एसिड। ये बना तो ऊपर तो लिखा तो है, ऊपर लिखा तो है, वही तो है। हाँ, तुम ये तो पहले पूछ चुके हो ऑलरेडी। हाँ, आप नहीं कराइए, आप नहीं कराएंगे उसको, दैट डू नॉट टेक्स प्लेस, है ना। वो आप गूगल भी करेंगे तो इट विल शो, इट विल नॉट टेक प्लेस। हाँ, रिएक्शन दिया हुआ है बट यू विल नॉट डू बिकॉज इट इज अ रॉन्ग रिएक्शन। हमने उसको वेरीफाई कर लिया है, दैट इज अ रॉन्ग रिएक्शन, है ना। अब नहीं आएगा एनसीईआरटी में एस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये मान के चलिए। आएगा तो डिबेटेबल है अब तो, ठीक है, बिकॉज फॉरेन ऑथर्स की किताबें कहती है कि नहीं होता है, राइट। जैसे आपको मैं बताऊं, कल ही बताया था मोलिकुलर ज्योमेट्री और शेप वाला, गलत है ना वो, तो आज तक तो गलत ही था, अब सही हो गया। सिमिलरली वो ऐसा टॉपिक है, मिसप्रिंट है, गलत है वो, मान के चलिए, ठीक है, बट आएगा तब। चूंकि एनसीईआरटी में दिया है तो मैं तो कहूंगा भाई एनसीईआरटी मानो, क्योंकि कौन केस लड़े और जाए और वो करे, खुद को प्रूव करे, तो है तो आप कर लीजिए उसको, ठीक है। हाँ, बट इट इज अ रॉन्ग रिएक्शन, ओवरऑल आपको दिमाग में ये रखना है कि इट इज अ रॉन्ग रिएक्शन, नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां पे आइए, हमने यहां तक पढ़ लिया रिडक्शन। रिडक्शन की चर्चा करते हैं आगे। ये लिख लिया पूरा, लिखो, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, बोर्ड पे देखिए, रिडक्शन होता है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या इसको अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट दे दूं LiAlH4, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता था, एसिड, तो एसिड के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, अल्कोहल, एज सिंपल एज दैट। तो अगर रिवर्स प्रोसेस है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड, एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल, सिंपल रिवर्सिबल है। अगर आपके सामने मान लो एक अल्कोहल दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, तो क्या बनेगा, एसिड। और एसिड में अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दिया है तो अल्कोहल, ठीक है, रिवर्सिबल है, पूरा साइकिल है ये। क्या अमाइड का अमीन बनेगा, देखिए यहां पे हाइड्रोलिसिस होगा तो अल्कोहल बन जाएगा, नहीं तो आपके पास अमीन बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं तो यहां से अमोनिया रिलीज हो गया और एल्डिहाइड बन गया, तब ये अल्कोहल बनता है। रेस्ट अगर मान लो बिना हाइड्रोलिसिस वाटर नहीं है, तब तो ये CH2NH2 बनता है। आगे पढ़ाऊंगा, अभी अमाइन चैप्टर आ रहे हैं। एक जगह वाटर है और एक जगह वाटर नहीं है। चलिए बाकी लोग देखिए, तब तक ये अपना देख रहे हैं। नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट याद है क्या, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट याद है, क्या होता है, NaOH प्लस क्या होता है, CaO, और फिर क्या देते थे, हीट, क्योंकि एलिमिनेट होना है। और NaOH CaO क्या 3:1 रेशियो में लेते हैं, और स्टेप डाउन रिएक्शन होता है, CO2 यहां से निकल जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। इंटरमीडिएट भी बता ही दीजिए, कार्बन आयन।
कार्बनाइन इंटरमीडिएट, ऐसे पूरा याद होना चाहिए। अब देखो, तो जब यहां से CO2 रिलीज हो जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास, RH, और एक कार्बन कम हो गया, CO2 रिलीज हो गया। आप चाहे एलिफेटिक में कराएं, चाहे आप यहां पे बेंजीन के साथ कराएं, C डबल बॉन्ड O NH2, NaOH CaO हीट जब आप करोगे आपके पास बेंजीन बन जाएगा, नहीं CONH2 नहीं, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां से आपके पास बेंजीन बन जाएगा और CO2 रिलीज हो जाएगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा हुआ रिएक्शन है, CO2 रिलीज हो जाता है, रिडक्शन हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। श्मिट रिएक्शन, हाँ बोला था ना वाटर है उसमें। तुम फिर से बाहर ही पूछना इसको क्लास के बाद। लिखिए श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको याद होना चाहिए। अब श्मिट रिएक्शन पहले लिख लो, चलो ये तीनों यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत पूछे गए हैं, श्मिट, HVZ, हुंस-डाइकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन तो आप बेंजीन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, बस आपको ये तीनों नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंस में याद रहना चाहिए। कल आपका अमीन खत्म होगा, मतलब आज स्टार्ट करेंगे और कल खत्म होगा, और कल खत्म होने के बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर का बचा हुआ पार्ट कराएंगे। छोटा सा है, अमीन इज अ वेरी स्मॉलेस्ट चैप्टर एवर, अभी तक जितने भी पढ़े हो ना सबसे छोटा चैप्टर अमीन है, 1.5-2 घंटे में हो जाएगा, मतलब आधा आज का क्लास आधा कल का क्लास। क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, एक क्वेश्चन मान के चलिए, अमीन से हर साल क्वेश्चन रिपीटेड वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है, यहां तक कार्बोक्सिलिक एसिड तक हर से 2-2 सवाल आएगा, अल्कोहल फिनॉल से 2 सवाल, एल्डिहाइड कीटोन से 2 सवाल, अल्काइल हैलाइड से 2 सवाल, हाइड्रोकार्बन से 3 या 4, फिर बाकी सब जीओसी आइसोमेरिज्म सब सब, मतलब आप मानो 11 से 6 सवाल आते हैं और 12 से 9 सवाल आते हैं, टोटल 15 सवाल। तो 6 सवाल में आपके जीओसी और आइसोमेरिज्म मिला के कभी जीओसी में 4 आ जाता है, आइसोमेरिज्म से 2, कभी जीओसी से 3, आइसोमेरिज्म से 3, पर वो दोनों चैप्टर मिला के जो 11th है, आईयूपीएससी आ गया तो आपका लक, आईयूपीएससी आ गया तो आपका अच्छा लक है, हालांकि आईयूपीएससी आता नहीं है, आप देखोगे तो रेयर कभी कभी आ जाता है, ठीक है, 37 साल में 6 बार आया है, तो आप लकी हो तो आपके साथ आ जाएगा। अभी तक आप देखोगे देयर आर ओनली ट्रू, अगर पूछा जाए तो 6 बार ही आया है, बाकी सब यूज हो क्या आता है, मतलब रिएक्शन में लिख देगा कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाना है, रिएजेंट क्या होगा, तो आईयूपीएससी यूज तो हो ही रहा है ना उसमें, ठीक है। तो आईयूपीएससी से डायरेक्ट सवाल अभी तक 6 बार आया है कि उसने नाम लिख दिया और आपको आईयूपीएससी स्ट्रक्चर समझना है, या स्ट्रक्चर लिख दिया नाम समझना है, तो जिस साल आता है 100% बच्चों का सही होता है ना, एज लॉन्ग एज आप खुद चाहते हो कि मैं मेडिकल में ना जाऊं, तब गलती मार के आओ तब तो कोई वो ही नहीं है, सबका सही होता है। 6 सवाल आपको आएगा जीओसी आइसोमेरिज्म से, 9 सवाल आएगा 12th पार्ट से, ठीक है। 12th पार्ट में मैं हाइड्रोकार्बन रख रहा हूं, हाइड्रोकार्बन को 11th में मत काउंट करो, रिएक्शन पार्ट है 12th में रख दो, तो अगर आप हाइड्रोकार्बन को उधर मिला लोगे तो फिर 55-45 रेशियो हो जाता है, मतलब 8 सवाल आपके पास आ जाएगा 11 से और 7 सवाल इधर से, कभी 7 उधर से 8 इधर से, तो 50-50 का रेशियो रहता है 7 और 8 का, ठीक है। तो जितना 11th पार्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही 12th पार्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक की खास बात यह है, इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, इनऑर्गेनिक में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका मन किया तो कोऑर्डिनेशन ही एकदम पूरा चेप देगा पूरे क्वेश्चन में, है ना। जैसे आप याद करो 2020 में 2020 में 4 क्वेश्चन दिया था कोऑर्डिनेशन एक अकेले चैप्टर से, ठीक है, 4 क्वेश्चन दिया था एक अकेले चैप्टर से, 16 नंबर,
है ना, एक चैप्टर से आ गया आपके पास। बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन दिए थे, 2 चैप्टर से 32 नंबर आ गए आपके पास, मतलब 50% जो है वो बॉन्डिंग से दे दिया था उसने और कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, बाकी उस समय तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक था, तो हाइड्रोजन के कुछ ऐसे सवाल दिए थे जो हो ही नहीं रहा था किसी से, मतलब इनफैक्ट हमारे पास जब क्वेश्चन आया तो हमें भी एनसीईआरटी पलटना पड़ गया, वैल्यू पूछा था, अब वैल्यू तो आता ही नहीं है, तो कभी कभी उसका दिमाग खराब होता है, तो आप लोगों को कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन और डीएनएफ ब्लॉक में उन लोगों का दिमाग खराब रहता है, तो एग्जाम्पलर कर लेना, राइट। जब भी क्वेश्चन बाहर आया एनसीईआरटी से कोऑर्डिनेशन और डीएनएफ ब्लॉक में, तो वो एग्जाम्पलर से आया है। ठीक है, MN207 एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पलर में है, पूछा गया सवाल है 2 बार। कलर पूछा था, सोचो MN207 का कलर नहीं लिखा एनसीईआरटी में, पन्ने पलट के रह जाओ नहीं मिलेगा, बट एग्जाम्पलर में लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए कुछ कुछ शॉर्ट और बना देते हैं कि उसी बहाने कुछ याद हो जाए आपको। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। CrO5 नहीं एनसीईआरटी में, CrO2 Cl2 एनसीईआरटी में नहीं है, देख लो पन्ना, कुछ भी थ्योरी पढ़ जाओ नहीं है, वो एग्जाम्पलर में। ठीक है, तो ये सब है आपके पास। जॉन टेलर इफेक्ट कोऑर्डिनेशन में नहीं एनसीईआरटी में, बट एग्जाम्पलर में एक सवाल है, बस पूछ दिया एग्जाम, तो इसलिए दोनों चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड डीएनएफ ब्लॉक दोनों को एग्जाम्पलर करना है। ठीक है, बाकी बॉन्डिंग सब में नहीं आएगा, बॉन्डिंग कितना ही बाहर जाएगा यार। चलो, तो यहां पे आपके पास 7 हो गया। श्मिट रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, श्मिट रिएक्शन। अब देखो, ये जो रिएक्शन का नाम है ना, इसी में पूरा रिएक्शन छुपा हुआ है, मतलब रिएक्शन ट्रिक से याद हो जाएगा अभी 2 मिनट में। श्मिट रिएक्शन बोर्ड पे सब लोग देखेंगे, व्हाट इज श्मिट रिएक्शन। इस नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, पूरा रिएक्शन छुपा हुआ है। देखिए, श्मिट में पहला लेटर क्या है? एस। एस का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। दूसरा लेटर क्या है? सी। सी का मतलब क्या होता है बेटे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 एसिड इस्तेमाल हो रहा है, श्मिट रिएक्शन। H जो है ये तीसरा है, तो इसका नाम होता है बेटा हाइड्राजोइक एसिड। तीसरा जो नाम होता है वो होता है हाइड्राजोइक एसिड, और क्या बनता है आपके सामने? N3H। दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम सबको पता है RCOOH। सल्फ्यूरिक एसिड हमें सबको पता है कॉन्क H2SO4। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ये तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं वो श्मिट रिएक्शन देते हैं। ठीक है, श्मिट रिएक्शन आपके पास देते हैं, लिखिए। और श्मिट रिएक्शन से आपके पास जो बनता है वो बेटे अमाइन फॉर्मेशन होता है। ये दोबारा अमाइन चैप्टर में पढ़ाएंगे, अमाइन फॉर्मेशन होता है दोबारा और डिटेल में अमाइन चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। तो देखो, सल्फ्यूरिक एसिड, पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिख लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन आपने हाइड्राजोइक एसिड से कराई, हाइड्राजोइक एसिड, और यहां पे कराया आपने कॉन्क H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या हो गया आपके सामने? यहां से रिलीज हो जाएगा आपके सामने अमोनिया और उसका रिएक्शन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन है, एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन क्या क्या होगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या रिलीज हो रहा है? CO2। तो साइड प्रोडक्ट है, साथ में लिखो CO2 रिलीज हो रहा है। यहां से आप देख रहे हो क्या N2 रिलीज हो सकता है? तो जो भी पॉसिबल एलिमिनेशन है सब करा दो। साथ में आप देख रहे हो तो यहां H है, यहां OH है, क्या वाटर भी रिलीज हो सकता है? वाटर भी पॉसिबल प्रोडक्ट है। बचा क्या? क्या यहां पे एक नाइट्रोजन बचा है? तो जो एक नाइट्रोजन है वो यहां पे 1 अमाइन बना देता है। अमाइन फॉर्मेशन के लिए श्मिट रिएक्शन का काम आता है। श्मिट रिएक्शन अमाइन फॉर्मेशन के काम आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन बना देगा श्मिट रिएक्शन की मदद से, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो जितने भी पॉसिबल छोटे छोटे प्रोडक्ट है उनको एलिमिनेट करा दो। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 एलिमिनेट हो सकता है, हाइड्राजोइक एसिड से N2 एलिमिनेट हो सकता है, HOH है वाटर एलिमिनेट हो सकता है, और जो बच गया वो अमाइन है। तो ये बॉटल को ऐसे तैसे कर दिया इन्होंने, गर्म पानी डाला है ना, अभी पॉइजनस हो गया होगा। नेवर स्टोर हॉट वाटर इन प्लास्टिक्स।
डॉक्टर्स, हाँ एक्सेस है, एक्सेस, इट इज ऑलवेज इन एक्सेस। क्योंकि अगर आप वाटर तो तभी निकलेगा ना जब 2 मोल होगा, ठीक है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, यहां पे एक्सेस में होता है, ये भी एक्सेस में होता है, इसमें कोई मोल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब आपके पास ये अमाइन बनेगा। अब हम जो अमाइन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे डिसाइड करेंगे कि 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, वो अमाइन चैप्टर में डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझिए कि अमाइन बनेगा। चलो नेक्स्ट इज ये हंस डाइकर रिएक्शन, या इसको हुंस डाइकर रिएक्शन भी कहते हैं। हुंस अच्छा लग रहा है, वही बोल दीजिए। हुंस डाइकर रिएक्शन, हुंस डाइकर रिएक्शन क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हुंस डाइकर रिएक्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं बट सिल्वर सॉल्ट। तो यहां पे हुंस डाइकर रिएक्शन में जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आया, क्या उसका सिल्वर सॉल्ट लिया जाएगा? दिस इज बेसिकली सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो आपके सामने आ रहा है, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते थे? Br2CCl4, Br2CCl4। तो क्या होता था, ये भी स्टेप डाउन रिएक्शन होगा। दिस इज ऑल्सो स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शन में क्या रिलीज हो जाएगा यहां से? CO2, और आपके सामने क्या बन जाता था? RBr। क्या वहां से CO2 रिलीज हो जाएगा? यस। और क्या Ag और Br प्रेसिपिटेट बना लेगा? AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाएगा येलो, येलो प्रेसिपिटेट, है ना, लाइट येलो प्रेसिपिटेट लिखते हैं इसको। हुंस डाइकर रिएक्शन इज लाइक डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज कराना है और सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे बन जाएगा। अगर वहां से आप H हटा दोगे मान लो, तो NH2 में कौन सा H जाएगा? तो NH2 में भी तो H है, तो इसलिए नहीं लेते, नहीं हटाते। HVZ रिएक्शन, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने HVZ रिएक्शन का खोज निकाला था। एक का नाम था हेल, दूसरे का नाम था वोल्हार्ड, और तीसरे का नाम था जेलिंस्की। तो इसका नाम है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही खतरनाक सा है, डरना नहीं है। HVZ रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1 लाइनर रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं है। नेम रिएक्शन के मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। नेम रिएक्शन में केवल एल्डोल आपके मैकेनिज्म में है, जो हमने कराया आपको, बाकी मैकेनिज्म नहीं है, बाकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सिलेबस में। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। जेलिंस्की कौन है पता है आपको? कौन? तो वो क्या बोल रहा है? यूक्रेन का वो है, इजराइल का वो है। बेटा इजराइल का वो कोई नहीं है, ठीक है, यूक्रेन का ही वो है, वो प्रेसिडेंट है वो। चलो भाई, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो, ये वो बोल रहे हो उसको, बताओ। लड़कियां नहीं शर्माती हैं शादी के बाद, क्या बुलाया जाए? आजकल तो नहीं शर्मा रही है, पहले वाली शर्मा रही थी। नहीं, आजकल तो हो उल्टा है, आजकल तो लड़के शर्मा रहे हैं। नहीं कि पता लगा यजुवेंद्र चहल जैसा हाल हो गया, है ना। बेचारे के लिए बुरा लग रहा है यार। आपको बुरा लग रहा है कि नहीं उसके लिए? चहल के लिए, बेचारे के लिए बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है बेचारे के लिए। क्या करें, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। आगे बढ़ो। HVZ रिएक्शन, हाँ पांड्या के लिए, बेचारे के लिए बुरा लग रहा है यार। अब तुम लिस्ट मत बनाओ उसका, है ना। तीन साइंटिस्ट है, तीनों साइंटिस्ट का नाम है HVZ
हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, छोड़ो, उधर नहीं जाते हैं वरना बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा मेरे लिए बुरा लग रहा है भाई हमारा कुछ हुआ नहीं है, टेंशन मत लो। अच्छा चलो बोर्ड पे देखो भाई। भाई कंट्रोल में हंसो, प्राण ना निकल जाए तुम्हारे। इतना जोर से हंसोगे। हाँ भाई लिखो, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। HVZ क्या करता है, जैसे मैंने आपको एल्डोल में पढ़ाया कि अल्फा H होना मस्ट है, सिमिलरली यहां भी अल्फा H होना मस्ट है। ठीक है, अल्फा H अगर यहां पे होगा तो अल्फा H की जगह अल्फा H इज मस्ट। अगर अल्फा H होगा तो अल्फा H की जगह सब्स्टिट्यूशन कर देता है हेलोजन का। अल्फा H की जगह सब्स्टिट्यूशन कर देता है हेलोजन का। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे करता है, बोर्ड पे देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहले बताइए ये कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा H है क्या? हाँ। सिमिलरली देखो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा H है क्या? बिल्कुल। सिमिलरली देखो मेरे पास क्या यहां पे एक अल्फा H है इसमें? हाँ है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हो, यहां पे अल्फा H नहीं है, ये रिएक्शन नहीं देगा। बाकी तीनों के पास अल्फा H है, रिएक्शन देगा। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास H होना यानी कि अल्फा H है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं। आपने पढ़ा है रेड फास्फोरस प्लस HI, यहां पे रेड फास्फोरस प्लस X2 लिखा जाता है, P प्लस X2, या फिर इसको लिखा जाएगा, ये दोनों रिएक्शन करके PX3 बना लेता है। PCl3 PBr3 आपने सुना है, तो रेड फास्फोरस और हेलोजन रिएक्शन करके PX3 और PCl3 बना लेता है। ठीक है, अब देखो बोर्ड पे, यहां पे सिंपली आपको हेलोजन का क्या करना है, आपको अल्फा H हटाना है और यहां पे हेलोजन लगा देना है, C डबल बॉन्ड OOH। यहां पे भी आपको वही करना है, CH3 CH, यहां पे X C डबल बॉन्ड OOH। यहां पे भी आपके पास CH3 CH, ऊपर CH3, यहां पे आ जाएगा X एंड दिस विल बी योर C डबल बॉन्ड OOH। H नहीं होगा वहां पे। और यहां पे रिएक्शन ही नहीं होगा, अल्फा H नहीं है तो। बट यहां पे X लगेगा, H हटके X सब्स्टिट्यूट हो रहा है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्फा H हटाना है, X लगाना है, दिस इज अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन। HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन, केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएजेंट सिलेबस में है, मैकेनिज्म नहीं है। बट यहां पे एक कंडीशन है कि X कैन बी Cl एंड Br ओनली। नो, हाँ ऑलवेज देख, यहां पे लिखा हुआ है अल्फा हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन जो होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा अल्फा हेलोजिनेशन, Cl और Br होगा। कल मैंने एलिफेंट टूथपेस्ट वाला रिएक्शन किया, हाथ ही खराब हो गया मेरा, अब से मैं ग्लव्स में करूंगा उसको। पूरा कलर कलर लग गया नाखून में, दिख रहा है? कल तो इधर इधर पूरा लग गया था। मान गया मैं। नेक्स्ट हाँ, आई और क्यों नहीं करता, ये सेम रिएक्शन जो हेलोजिनेशन वाला है, जो आपको एल्केन में हेलोजिनेशन कराया था कि F2 तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। याद करो जब कार्बन की रिएक्शन F2 से करा रहे थे तो कार्बन ब्लैक बन जा रहा था। सिमिलरली जब रेड फास्फोरस की रिएक्शन कराओगे
फास्फोरस तो और ज्यादा रिएक्टिव है ना? फास्फोरस में होता है एंगल स्ट्रेन, ये तो और रिएक्टिव है, तो ये F2 के साथ और ज्यादा रिएक्शन करता है और जल जाएगा। जैसे कार्बन जलता है, फ्लोरीन भी यहाँ पे जल जाता है, सॉरी फास्फोरस भी जल जाता है। आयोडीन वहां पे क्या हो रहा था? रिवर्सिबल रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, HiO3 और HNO3 डालने पर रिएक्शन हो रहा था। यहां भी वही होगा, आयोडीन का स्लो रिएक्शन, यहां भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन होगी, कराया जाए तो होगा। बट HVZ में आप जो नेम रिएक्शन है उसमें आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालते हो, तो उसको नहीं लिख रहे हो। बट अगर आप आउटसाइड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो तो आयोडीन भी सब्स्टिट्यूट होगा। बट HVZ इज ओनली डिफाइंड फॉर ClBr। F एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन नहीं देगा, फास्फोरस को जला देगा। I वेरी स्लो है तो रिएक्शन नहीं देगा। अब लिखोगे नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन। लिखो नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन। एक बार मुझे बोर्ड पे देख के बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलूं या मेटा डायरेक्टिंग बोलूं? कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलूं या मेटा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि क्या -M लग रहा है, और -M लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो क्या मैं इसको मेटा डायरेक्टिंग बोल दूं? मेटा डायरेक्टिंग। अब इसमें अगर मैं मान लो नाइट्रेशन करा रहा हूं, नाइट्रेशन के लिए क्या नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए, और अब तक तो याद हो गया होगा, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। अब यहां पे आ जाओ, मान लो हम X2 की रिएक्शन लुईस एसिड से करा देते हैं। याद है ये क्या होता था? हैलोजिनेशन। X2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड हैलोजन ऐड कराता था, है ना? X+ रिलीज करेगा, तो यहां पे मेटा पर जाके NO2 लग जाएगा और यहां पे मेटा पे X लग जाएगा। मेटा पे NO2 एंड मेटा पे X। अब 11 रिएक्शन हमने पढ़ लिए, एक और 12 रिएक्शन। लुईस एसिड, दे आर यूज्ड एज अ लुईस एसिड, ये हमने हैलोजिनेशन में पढ़ लिया है ऑलरेडी। ये लुईस एसिड होते हैं, यहां से X- ले लेंगे, X+ छोड़ेगा, X+ ही जनरेट होता है वहां से। 12वां रिएक्शन भी लिख लीजिए, रिएक्शन विथ टॉलिन फेहलिंग। टॉलिन की कल ही हमने पढ़ा है, फेहलिंग भी हमने पढ़ा है, तो टॉलिन फेहलिंग और क्या, Hg2Cl2, सॉरी HgCl2, इन 3 का रिएक्शन आपको पढ़ना है। मुझे बताओ एल्डिहाइड की टॉलिन से रिएक्शन क्या होती है? एसिड बना देता है, एसिड बना देता है, पॉजिटिव टेस्ट। कीटोन का टॉलिन से रिएक्शन क्या होता है? नेगेटिव टेस्ट, कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है। एसिड का क्या होगा? नो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो। सॉल्ट कैसे बनाएगा? सॉल्ट के लिए तो एसिड बेस होना चाहिए, तो एसिड है तो बेस होना चाहिए। एल्काइन में हमने सोडियम लिक्विड अमोनिया कराया है, अल्काइन में सोडियम लिक्विड अमोनिया। अच्छा मान लो यही करा दो, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, तो क्या बनेगा? वहां एसिडिक H है, Cu2O बन रहा है, रेड ब्राउन PPT बन रहा है। सिल्वर एसिटाइलाइड बनता है, वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। कॉपर एसिटाइलाइड एंड सिल्वर एसिटाइलाइड फॉर्मेशन, रिएक्शन ऑफ एल्काइन, तीसरा चौथा रिएक्शन होगा, देखिए। हाँ लिख बताइए क्या लिखा हुआ है, क्या है? अल्काइन क्या है? लाई कॉपी बढ़ाइए आगे। भाई तुम्हारी राइटिंग तो बहुत बढ़िया। हाँ तो सही तो है, इसमें क्या दिक्कत है? ये रहा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेन से रिएक्शन कराया, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, तो अलग ही तो है। तो यहां भी टॉलिन ही आएगी बट अलग रिएक्शन देगा।
डिफरेंट वे ऑफ रिएक्शन होगा। एल्काइन का और इसका रिएक्शन सेम थोड़ी होगा, सही है, यहां भी एसिड बेस रिएक्शन होगा, सिमिलर रिएक्शन यहां भी होगा, बता रहा हूं। यहां एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, एसिटाइलाइड बना है, पहले वाले में सिल्वर और दूसरे वाले में कॉपर, सिल्वर एसिटाइलाइड कॉपर एसिटाइलाइड, सही है, कराते हैं इसका भी रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन नहीं है, दिस ओनली गिव्स टॉलेंस, फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलेन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट इन सब का टेस्ट नहीं देता है। फिर से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, एल्डिहाइड देता है टॉलेन फेहलिंग, है ना, उसी तरह केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड देता है टॉलेन फेहलिंग। फॉर्मिक एसिड मतलब एक कार्बनिक एसिड HCOOH, उसके अलावा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलेन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट इन सब से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल एक एसिड टॉलेन फेहलिंग से रिएक्शन करता है, ठीक है। अब ये हो गया तो हम इसको लिखें आगे। हाँ, नहीं हुआ, हो गया है, ठीक है। अब देखो एक बार लिखो यहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट रिएक्ट विद टॉलेन फेहलिंग, क्योंकि भाई टॉलेन और फेहलिंग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डू नॉट रिएक्ट विथ टॉलेन एंड फेहलिंग, इट ओनली रिएक्ट्स विथ फॉर्मिक एसिड, ओनली फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला भी लिख लीजिए HCOOH, रिएक्ट्स विथ टॉलेन एंड फेहलिंग, केवल और केवल फॉर्मिक एसिड ही टॉलेन और फेहलिंग से रिएक्शन करेगा, बाकी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। फॉर्मिक एसिड आपको मैंने बताया था HC≡OH। अब देखो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों एल्काइन जैसा रिएक्शन नहीं दिया। मान लो मैंने यहां पे टॉलेन रखा, तो टॉलेन क्या हो जाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, यही होता है टॉलेंस रिएजेंट। क्या हमने पढ़ा हुआ है कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इसको ऑक्सीडाइज करना है तो क्या H को OH में कन्वर्ट कर दोगे? भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे करते थे, H को OH में, ओजोनोलिसिस याद करो, H को OH में कन्वर्ट करते थे। तो जब यहां पे H को OH में कन्वर्ट करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बेटा ये कार्बोनिक एसिड बना दिया। देखो H2CO3, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड, दिस इज अ कार्बोनिक एसिड, और ये क्या हो गया, वीक एसिड। और वीक एसिड क्या होता है, CO2 में वाटर में टूट जाता है। क्या समझ में आया? तो वीक एसिड बन के CO2 वाटर में टूट गया, लेकिन जो इसके अंदर मेटल है, मेटल क्या बना लेता है, सिल्वर कलर, सिल्वर मिरर, मिरर की तरह सिल्वर का बना देता है। तो केवल और केवल फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट देगा, बाकी टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। एल्डिहाइड सारे देता है, एलिफेटिक, एरोमेटिक दोनों, बट यहां पे फॉर्मिक एसिड ही टॉलेंस टेस्ट देगा, बाकी टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। तो अब आप देखो टॉलेंस टेस्ट से आप क्या क्या रिएक्शन करा सकते हो, एल्डिहाइड एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देगा, बाकी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट, अब आ जाओ, मान लो इसकी रिएक्शन आप फेहलिंग से करा रहे हो, इसकी रिएक्शन आप फेहलिंग सॉल्यूशन, है ना, फेहलिंग सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, CuSO4 प्लस टार्टारिक एसिड प्लस NaOH, ठीक है। क्या ये भी ऑक्सीडाइज करेगा, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो क्या करेगा, ये सब वापस से रिलीज हो जाएगा। बस इस बार सिल्वर मिरर ना रिलीज होके, इस बार फेहलिंग सॉल्यूशन में आपको याद होना चाहिए क्या पीपीटी बनता है, Cu2O का रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी बनता है, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड। और मान लो मर्क्यूरिक के साथ इसके रिएक्शन कराया गया, फॉर्मिक एसिड को हमने मर्क्यूरिक के साथ रिएक्शन कराया, यानी कि HgCl2 के साथ रिएक्शन कराया, तो आपके पास अगेन सेम कहानी होगी, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा।
कहां पे? दो ओ नहीं आएगा, ठीक है। लिख लिया आपने? इधर का तो लिख ही लिया होगा। बहुत मजा आएगा आपको अमाइन पढ़ने में, क्योंकि ये स्टार्ट करेंगे और खत्म ही होगा। हाँ, इसमें भी है, सेम है। कॉपी किया था तो कॉपी हो गया। टाइम हो गया, कोई बात नहीं बेटा, टाइम का क्या है, वो तो होने के लिए ही है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल से आप कैसे बनाओगे। एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल से अमाइन कैसे बनाओगे, और इस प्रोसेस का नाम होता है बेटे अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस रिएक्शन छोटू सा रिएक्शन है, जल्दी से लिखिए तो मैं पढ़ाऊं इसको। नहीं नहीं, इतना भी छोटा नहीं। इतना जल्दी कैसे सोच लिया तुमने? छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है। 2 घंटे तो कम से कम लगेंगे। ऑनलाइन करा दीजिए। क्या पूछ रहे हो तुम? आईफोन गिफ्ट किया था मैंने, अब कई को कर दिया है। प्रॉब्लम यही है, जो भी मांगता है दे देता। मैं कितने सारे स्टूडेंट को गिफ्ट किया है, इसमें क्या है? टॉप रैंक लेके आओ, दे देते तुमको। आईफोन क्या यार, आईफोन इज अ स्मॉल थिंग। मैंने तो आपको अनाउंस कर रखा है हर साल। देखो लास्ट ईयर जो हाईएस्ट आया था अपने, मेरा जो पढ़ाया हुआ बच्चा था, मतलब ऑब्वियसली पूरे टीम से पढ़ता है, बट हमारे से जो पढ़ा हुआ बच्चा था लास्ट ईयर 711 लेके आया था। राइट, सबसे हाईएस्ट वही था। तो इस बार आप 711 से ऊपर लेके आओ। मैंने तो अनाउंस कर रखा है कि यू विल गेट 4 व्हीलर फ्रॉम माई साइड। क्या? एक तो ये बताओ, ये तुम हर मोहल्ले में ना एक आंटी होती हैं, उनको सबके घर का पता होता है, तुम आंटी की तरह क्यों हरकतें कर रहे हो? चलो, तो आप 711 से ऊपर लेके आओ, या 711 लेके आओ। आपके पास 4 व्हीलर है गिफ्ट। 4 व्हीलर में कौन सा? ऑल्ट। 4 व्हीलर का मतलब ये नहीं है कि 4 चक्के खरीद के दे देंगे, ठीक है? 4 व्हीलर का मतलब हुआ कि अच्छा 4 व्हीलर आपको मिलेगा। पोर्शे नहीं नहीं, कोई 4 व्हीलर में दे सकता हूं,
ठीक है, हाँ स्कॉर्पियो ले लो, क्या दिक्कत है? स्कॉर्पियो कितने की आती है? 30 लाख रुपीज की आती है। आपने इतना मेहनत तो किया ही है कि आपको मिल जाएगा उतना। गो गेट इट। मैंने आपको बोला था कि 25 से 30 लाख रुपए की जो भी कार गाड़ी आएगी आप चूज करो, मैं पेमेंट कर दूंगा, आप लेते रहो, जो भी लेना है ले लो, राइट? बट आप लेके आओ बस। पढ़ो, थार ले लो तुम लोग, है ना? थार से बढ़िया है घोड़ा वोड़ा खरीद लो, ठीक है? थार में कभी बैठे हो? वाहियात गाड़ी लगी मुझे, जीप है वो, है ना? आप महा वाहियात गाड़ी लगी मुझे, है ना? एक तो दो उसमें वो है भाई खोलने वाला, अगर किसी को पीछे बैठना है तो बस की तरह आगे सीट नहीं झुकाया जाता है, तो एक आदमी पहले उतरेगा, फिर वो सीट आगे खींचेगा, फिर वो अंदर से ऐसे ऐसे करके घुसता है अंदर, बस की तरह। सच अ बैड फीलिंग। अगर आप किसी को, थार की भी कीमत 30 लाख रुपए, अगर आप किसी को दोगे, राइट, 18-20, वो वाली थार की बात नहीं कर रहा, 4x4, तो 4 जब हाईएस्ट खराब है तो नीचे वाले की तो सोचो क्या ही हालत होगी। इट इज अ वेरी बैड कार। मेरे एक दोस्त ने ली थी, एमएसएम को जानते हो? उनके पास है ना? अब कई लोग होते हैं शादी होने के बाद थोड़े दूसरे की डिमांड पे चलने लगते हैं, तो भाई का भी वही हाल है। तो उनकी वाइफ ने बोला कि थार खरीदना है, लड़कियों को पता नहीं क्या तो ये होता है थार खरीदेंगे, है ना, जाके। और क्या 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 थार खरीदेंगे, तो थार में उन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा ऐसा लुक आएगा अलग सा, है ना, जीप टाइप का, थोड़ा जाटो टाइप का फील आएगा, है ना? ऐसा होता नहीं है, दैट इज नॉट अ फैमिली कार। अब सोच लो, मान लो आप हो, आपकी शादी हो गई, दो दो लोग तो ये हो गए, मम्मी पापा को छोड़ के तो नहीं जाओगे कहीं पे। अब 4 लोग मान लो उसमें हैं, उसके बाद चौथे लोगों को बिठाने के लिए ना पीछे से रास्ता है, अजीब, 2 लोगों को पहले आगे से उतरना पड़ेगा। ट्रैवलर बस नहीं होता, ट्रैवलर बस नहीं होता है कि एक एक पहले कंडक्टर उतरेगा, तब वो सीट आगे करेगा, तब एक एक करके आप अंदर जा सकते हैं। और अंदर कितना सफोकेटिंग होगा एक डब्बे की तरह, है ना? उसके बाद उसमें क्या है कि अगर मान लो बैरिकेडिंग या बम्पर आया कोई, तो एकदम ऐसे उछल के जाता ऊपर से। देखा किस तरह की है? एक बार मैं गया उसकी गाड़ी से एक लॉन्ग ड्राइव पे, है ना, वहां पे मूर्थल है, अगर आपको आइडिया हो तो। मूर्थल पे कैफेज हैं, कुछ पराठे मिलते हैं वहां के, ये सब फेमस है वहां, ठीक है? तो लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो बारिश हो रही थी, तो हमने किया क्लास कैंसिल, है ना, और हम साथ में ही रहते हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग में, राइट? तो हम फोन किया कि भाई कहाँ हो, तो उसका भी प्लान बना कि चलते हैं। तो हम लोग क्लास कैंसिल किए, बंक मार दिया हम लोग, दोनों को एक साथ थ्रोट पेन हो गया, ठीक है? हमने डाल दिया मेल में कि भाई थ्रोट पेन है, आज नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मेडिकल इमरजेंसी इसी को बोला जाता है। तो हम लोग गए भाई, जितने मतलब ये तो है कि आप गड्ढे में कूदा दो, कुछ नहीं होगा उसको। तो हम गड्ढे में कूदने के लिए थोड़ी गाड़ी लेते हैं कि आज गाड़ी लेंगे, आज चलते हैं खेत में, चलते हैं क्या होता है, इसके लिए थोड़ी गाड़ी लेते हैं। गाड़ी लेते हैं कि भाई थोड़ा सेफ रहे, लग्जरी में रहे, कोई दिक्कत ना हो, अगर ब्रेकर भी आए तो फील ना हो। दिस इज व्हाट गाड़ी मीन्स, राइट? गाड़ी के अंदर बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं कि, है ना, चोट ना लग जाए कमर में। अब वो गाड़ी थोड़ी हुई फिर। और यही होता है, आप मारुति गाड़ियों में बैठ के देखो, मारुति गाड़ियों में बैठ के, हुंडई थोड़ा सा अच्छा, लेकिन थोड़ा सा, मारुति की गाड़ियां 2 साल चलने के बाद ट्रक से ज्यादा आवाज करती है, ट्रक से ज्यादा आवाज करेगा वो। और पहला चीज जो आवाज नहीं करता है वो है हॉर्न उनका, वो कभी नहीं आवाज करेगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इतना आवाज कर रहा है कि अपने आप साइड दे देंगे लोग। तो मैंने गाड़ियों पे खूब रिसर्च की। मैं गया था एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, मैं गया था एक्सयूवी 700 लेने, अपनी गाड़ी लेने गया था एक्सयूवी 700। उन लोगों ने ये है वो, अंदर बैठा मैं, आप बैठे हो गए अगर एक्सयूवी 700 में, मतलब मर्सिडीज की कॉपी है वो। दे हैव कॉपीड ऑल मर्सिडीज के जितने फीचर्स हैं, और खराब तरह से कॉपी किया है। प्रॉब्लम ये है कि जितनी चीजें, अब क्या होता है ना कि बड़ी गाड़ियां जो होती है उसमें क्या होता है कि पैसे लेते हैं बट दे गिव यू बेनिफिट, आपका उनका सर्विस, उनका चीज अच्छा लगेगा, राइट? उनमें इतनी खराब तरीके से कॉपी किया है। उसके बाद अगर आप मारुति आज लेने जाओ तो बोलेंगे नहीं आज नहीं मिलेगा, 1 महीने की वेटिंग चल रही है, जबरदस्ती का, है ना?
आप आज महिंद्रा की गाड़ी नहीं ले सकते, मान लो आपके पास पैसे हैं, यू वांट कि आज मुझे ना बर्थडे पे या रिटायरमेंट पे पापा को कुछ गिफ्ट करना है, यू कांट टेक। रीजन, वो 6 महीने की वेटिंग चल रही है, जबरदस्ती धक्का लगा हुआ है ना। तो हमने कहा 6 महीने तो नहीं है हमारे पास टाइम, उनको आज चाहिए। तो फिर उसने सामने मर्सिडीज थी, मैंने कहा यहाँ देख आते हैं एक बार, बस देखने गए थे। फिर वो इतना अच्छा था कि पसंद आ गया, फिर मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, ले लो। तो हमने ले लिया और वो उसी दिन डिलीवरी दे देते हैं वो, ठीक है। तो अच्छी चीज है, जब भी खरीदो एस्पायर फॉर बिग, क्यों छोटे मोटी चीजों में रहना है, एस्पायर फॉर बिग थिंग्स। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने पर्सनल बिलीफ से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की एक चीज होती है, अगर आप बड़ा सोचते हो, शायद शायद टाइम लगता है बट मिल जाता है, ठीक है। इट टेक्स टाइम बट वो मिल जाएगा आपको एट द एंड। बट हाँ, घर पे बैठ के खाली सोचते नहीं रहना है, इट हैज टू हैव एक्शंस होने चाहिए। टाइम हो गया, कोई बात नहीं, टाइम तो होने के लिए ही है। लो, अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस या तो पढ़ लो या तो इसके आगे लिख दूं पीपीसीएच, तो पढ़ो। देखो डर देख रहे हो तो, मान लो यहां पे मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया, अमोनोलिसिस का मतलब क्या होगा, अमोनिया से रिएक्शन। अब देखो कितना सिंपल रिएक्शन है, देखिएगा। अभी अभी मैंने बोला था कि यहां पे H, कोई भी अमोनिया या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन होके HCl यहां से रिलीज हो जाएगा, और HCl रिलीज होगा, दिस विल अमीन बन जाएगा, ये फॉर्मेशन ऑफ अमीन हो गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमीन। हाँ भाई, अगर इसमें आपने एक और CH3Cl डाल दिया, अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्या फिर से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो क्या फिर से HCl रिलीज होगा। जब जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आया, क्या फिर से HCl रिलीज होगा। तो जब फिर से HCl रिलीज होगा, तो आपके सामने देखो CH3CH2, इस बार जब HCl रिलीज होगा तो क्या ये बन रहा है, 2 डिग्री अमीन बन गया क्या। अच्छा, मान लो इसमें फिर से CH3Cl डाल दिया, तो क्या ये हम लोग हेलोजिनेशन जैसा कर रहे हैं क्या, कि जब तक हाइड्रोजन है तब तक HCl रिलीज होता रहेगा। तो N के पास यहां CH3 है और यहां CH3 है। मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम फिर से CH3Cl से करा दें, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, होगा क्या, सॉल्ट बनेगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा लोन पेयर, और यहां पे आपको दिख रहा होगा डेल प्लस। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या ये लोन पेयर इसको जाके डोनेट करेगा, तो लोन पेयर इसको जाके डोनेट करेगा CH3CH2N, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3। डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। डोनर पे प्लस दिया, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, एक्सेप्टर पे माइनस दिया, लेकिन पहले से प्लस था तो न्यूट्रल हो गया। और जो Cl है, क्या वो लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर गया, Cl माइनस। तो देखो सबसे पहले बना है आपके पास 1 डिग्री अमीन, जब और रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अमीन, और रिएक्शन कराने पे 3 डिग्री अमीन, और रिएक्शन कराने पे 4 डिग्री अमीन। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। मान लो अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन आप नाइट्रोजन वाली कंपाउंड से कराया, तो क्या आप ट्रिक लगा लोगे, ट्रिक लगाने पे क्या निकल जाएगा, HOH, वाटर निकल गया, वाटर निकलने के बाद क्या बन गया, अमीन। मान लो इसकी रिएक्शन फिर से अल्कोहल से करा दी, तो क्या इसमें जब तक हाइड्रोजन है तब तक वाटर रिलीज होगा, और आपके सामने ये 2 डिग्री अमीन बन गया। क्या फिर से इसमें आप एक अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे, तो फिर से आपके पास बन जाएगा CH3N, यहां पे CH3 और यहां पे CH3। फिर से इसमें आप CH3OH डालते हो, तो क्या सॉल्ट बन जाएगा, और आपके सामने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। वन डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो चाहे अल्काइल हैलाइड हो, चाहे अल्कोहल हो, सब सॉल्ट बनाते हैं ऑन अमोनोलिसिस। हाँ,
ये हमने क्वेश्चन में लिया है, दिस इज क्वेश्चन कि CH3Cl हमने लिया, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो क्वेश्चन का पार्ट है। क्या 8, ये हो गया इधर वाला। ये वाला हो गया होगा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, छोड़ते ही उड़ जाएगा, छोड़ते ही उड़ेगा वो। हो गया। चलो भाई चलो, लिखो लिखो लिखो। अभी 2 रिएक्शन और है जिसका PPCH लिखना है बस। कहां लिखा है, कहां जगह है, ये मिटाऊंगा तभी तो लिखूंगा। लिखो। थर्ड इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप लिख लीजिएगा, PPCH। अल्कोहल चैप्टर में पढ़े, पढ़ चुके हैं, अल्कोहल चैप्टर निकालिए। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, स्टीफन रिडक्शन पढ़ा है क्या, पढ़ चुके हैं इसका मतलब। जब भी एलिमिनेशन होगा हीट लिख लेगा। हाँ हाँ, एक्सेस में डालोगे तो डायरेक्ट वहां पे बन जाएगा। इट इज सेम एज हेलोजिनेशन, जो आप एल्केन में हेलोजिनेशन नहीं कराते थे, Cl2H Br2H, वही तो हो रहा है। नहीं नहीं, क्वेश्चन करेंगे ना, लिख दिया तो क्या है, क्वेश्चन करो। नहीं नहीं, हो गया। कहां 3 बजा, अभी 2:59 हुआ है। चलो भाई यहां तक रखते हैं, फिर कल करेंगे।